द लेजेंड ऑफ किलर के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि पीटर ये सोचते हैं रूम के दरवाजा खोलने लगता है कि यही वो जगह है वॉलंटरी क्लब, और वह दरवाजा खोल के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि लेकिन क्या सच में ये वो जगह है जहाँ पर किलर्स को राइज किया जाता है। और देखते हैं कि वहाँ पर बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जो खाना खा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बिल्कुल आम बच्चों की तरह। वो टीचर अपने जगह पे खड़े हो जाता है और कहता है कि सब लोग फोकस करो, और पीटर के बारे में बताता है कि वो एक नए वॉलंटियर है जो आज से हमारे साथ काम करेंगे। और उस वॉलंटरी क्लब का हिस्सा लियोना भी होती है। तो लियोना पीटर को यहाँ पर देख के हैरानी से अपने मन में कहती है कि वो यहाँ पर क्यों है, और पीटर उसके तरफ घूरते हुए देखता है। उसे इस तरह से देखकर लियोना अपने मन में कहती है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, प्लीज कुछ मत कहो। और पीटर तभी उसे आंख मार देता है। ये देख के तो लियोना थोड़ी चौंक जाती है और अपने मुंह को दूसरी तरफ करके अपने मन में कहती है कि क्या वो क्या था, आंख मारा? क्या उसने अभी मुझे आंख मारा? उसकी आंखों में कुछ चला गया है, या फिर वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो मुझे मार डालेगा। फिर पीटर सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं किम सोंगू हूँ, वार्म वेलकम के लिए शुक्रिया तुम्हारा। और अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही नॉर्मल सा दिखने वाला जगह है जहाँ पर वो किलर्स को राइज करते हैं। अभी कोई कहता है कि वार्म वेलकम माय एस। वहाँ पर दो हट्टे कट्टे लड़के होते हैं। उनमें से सफेद शर्ट वाला लड़का कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा नाम क्या है, किम सोंगू या फिर डोंगो या कुछ भी हो। उन्हें देखकर पीटर अपने मन में कहता है कि लेकिन कम से कम ये दोनों दिखने में फिट लग रहे हैं। वो लड़का कहता है कि यहाँ सिर्फ ग्लोरी ऑर्फनेज के लोगों को ही अलाउ है, तो फिर इसका क्या मतलब है। इस लड़के के बारे में हमें बताया जाता है कि ये ऑनर ऑर्फनेज का 58 जनरेशन से है, जिसका नाम है डोगो हेयुंग। इसका स्पेशल एबिलिटी स्प्रिट है और कुछ बारे में बताया नहीं गया होता है। से ये ऑनर ऑर्फनेज और ग्लोरी ऑर्फनेज एक ही नाम है। यहाँ पर बार बार अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं। और इस दूसरे वाले लड़के का नाम है डोगो जे। ये भी 58 जनरेशन से है। इसका स्पेशल एबिलिटी होता है अल्ट्रा स्ट्रेंथ और ग्रैपलिंग। और ये कहता है कि उसके जैसा आउटसाइडर के लिए यहाँ होना ठीक है। इनकी बातों को सुनकर हमारा पीटर अपने मन में कहता है कि मैं भी ऑनर ऑर्फनेज से हूँ, वो भी फर्स्ट जनरेशन से। यानी देखा जाए तो हमारा पीटर इनका दद्दू हो रहा है। खैर, तो टीचर सबको कहता है कि चलो बस एक नॉर्मल वेलकमिंग पार्टी करते हैं। ये सुन के दो लड़का लड़की खुश होके एक साथ ही कहते हैं कि अब तो हमें कुछ पंच मारना चाहिए। और उनकी बातों को सुनकर पीटर अपने मन में कहता है कि क्या पंच। और सभी लोग देखते हैं कि नाइफ लेकर रेडी होता है और डेविलिश से स्माइल देके कहता है कि ब्लड पंच। खैर, मुझे यकीन है कि ग्लोरी ने उन्हें सिखाया होगा। अभी हेयून और जे पीटर को कहता है कि हे इधर आओ, हमें तुम्हारा स्वागत करना चाहिए। तो योना उन दोनों को रोकती है और कहती है कि हे गाइस, तुम लोग रुक जाओ। और अपने मन में कहती है कि तुम सब शायद मर जाओगे। जे उसके हाथ को झटकते हुए कहता है कि रास्ते से हट जाओ योना, अगर तुम उसके साथ पिटना नहीं चाहते तो ये सुन के योना अपने मन में कहती है कि मैंने तो तुम लोगों को बचाने की कोशिश की। वो दोनों ही पीटर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे न्यू बच्चे, क्या तुम फाइट कर सकते हो? और जे कहता है कि तुम तो पड़ोस के एक गुंडे की तरह लगते हो। तो उनकी बात सुन के पीटर कहता है कि फाइट, हाँ थोड़ा सा। और अपने मन में कहता है कि उससे कम 1500 वर्ड तक कर ही सकता हो। तो वो दोनों उससे कहता है कि बेहतर होगा कि तुम नर्वस ना हो, क्योंकि ये फाइट तुम्हारा लास्ट होगा। और ये कह के वो दोनों ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पीटर एक ही साथ ही उन दोनों का अटैक ब्लॉक कर लेता है। और ह्यून के हाथ में तो नाइफ भी होता है। तो ह्यून कहता है कि ये जगह पड़ोस के किसी गुंडे के लिए नहीं है। तुम जैसे लोग जानते नहीं है हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं। जे ने पीटर के पैर को पकड़ लिया होता है और वो भी कहता है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट किलर बनने के लिए है, बिल्कुल उसके जैसा। ये सुन के पीटर अपने मन में कहता है कि कौन? और वो दोनों ही एक साथ कहता है डिसाइपल पीटर। यानी ये हमारा पीटर की बात ही कर रहा है। अगर इन्हें पता चल जाए कि ये वही है तो पता नहीं ये क्या करेंगे। और जे आगे कहता है कि यहाँ तुम जैसे नेपोटिज्म बेबी के लिए कोई जगह नहीं है। तो तीनों ही पीछे हट जाता है। तो पीटर अपने बैग को हाथ लगाता है और कहता है कि मैं इससे थक गया हूँ, तुम दोनों के डायलॉग सुनना बहुत ही अनोइंग है, इसलिए तुम दोनों एक साथ आओ। वो अपनी मुट्ठी को बना लेता है। तो ये देखे तो उन दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और वो दोनों ही फिर से आगे बढ़ जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितना वेट है हमारा 18 साल के जीवन का अनुभव, तुम नेपोटिज्म बेबी। तो उनकी बात सुन के पीटर अपने मन में कहता है कि मैं तो 65 ईयर तक जिया हूँ। फिर दूसरे ही सीन में देखते हैं कि वो दोनों ही पसीने से लथपथ होता है और उन्हें सब लोग कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि वाह ये तो ऑसम है।
जैसा कि डोगो ब्रदर से उम्मीद था, तुम्हें उस पर इजी रहना चाहिए था। तो हेयुंग कहता है कि मैंने तो अपना आधा स्ट्रेंथ भी यूज नहीं किया। और वो बेवकूफ बच्चे अभी भी तारीफ करते हुए कहता है कि क्या तुमने देखा, वो नया बच्चा कुछ भी नहीं कर सका। तो दूसरा वाला कहता है कि वो तो इतना ज्यादा डर गया है कि वो वहां से चला गया। तो हेयुंग कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। फिर देखते हैं कि पीटर कॉरिडोर में जा रहा होता है, तभी पीछे से कोई कहता है कि हे किम सोंगू, और वहां पर यूना होती है। तो वो कहती है कि क्या तुम वॉलंटरी क्लब को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। पीटर कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो यूना कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मैं पहले से ही तुम्हें देख रहा था, तुमने एक बार भी अपने फिस्ट में स्ट्रेंथ नहीं लगाया। तो पीटर कहता है कि मैं हमेशा ही अपना बेस्ट देता हूँ। तो यूना कहती है कि तुम झूठे हो, मेरे पास प्रूफ है। और उनके उल्टा तुम्हें तो पसीना भी नहीं आ रहा है। वो पीटर को दीवार से सटका देती है और उसके करीब जाके कहती है कि इसका रीजन क्या है। ये पहले से ही सस्पिशियस है कि तुम इस स्कूल में हो। तुम अपने पावर्स को छिपाकर क्या कमाना चाहते हो, आखिरकार तुम क्या स्कीमिंग कर रहे हो। तो पीटर कहता है कि क्या तुम सच में जानना चाहती हो। यूना कहती है कि बस मुझे आंसर दो। तो पीटर एकदम बिल्कुल सीधे एकदम अच्छा बच्चे की तरह खड़ा होता है और कहता है कि वैसे, और ये कह के ही वो नीचे से निकल जाता है और वहां से जाते हुए कहता है कि सॉरी, लेकिन ये लंच टाइम है। ये सुन के यूना चिल्ला के कहती है कि ये तो आधी रात है। फिर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बस होता है। उनमें से एक बस का ड्राइवर बड़े ही खुश होता है और कहता है कि मैं वापस आऊंगा जब सूरज वापस आता है। और वो खुशी के मारे उछलते हुए कहता है कि सिर्फ बस को रेंट पर देने पर ही 1 मिलियन 1, आज मैं सच में लकी रहा। और दूसरे पल में ही वो ड्राइवर सामने की तरफ देख के हैरानी से कहता है कि मुझे यकीन है कि मैंने आज एक ग्रुप को अपॉइंटमेंट लिया है, तो फिर ये सिर्फ एक ही पर्सन क्यों है। तो उसके सामने एक पर्सन खड़ा होता है और वो कहता है कि हेलो। तो ड्राइवर कहता है कि बाकी पर्सन के बारे में क्या। तो वो आदमी अपने हाथों में एक सूटकेस लिया होता है और वो कहता है कि ये बस मैं हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे सामान है। तो देखते हैं कि उसके पास बहुत सारा सूटकेस होता है। तो वो ड्राइवर एक सूटकेस को उठाने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं समझ गया, मैं उन्हें आपके लिए लोड कर दूंगा। और अपने मन में कहता है कि लकी माय एस, उनमें से कितना है। तभी वो हैरानी से सोचता है कि क्या, और देखते हैं कि वो आदमी ने उसके हाथ को झटक दिया होता है और कहता है कि आप किसी चीज पर बेट लगाना चाहते हैं, गेस करने की कोशिश करे कि सूटकेस में क्या है। और ये आदमी कुछ ज्यादा ही डरावना दिख रहा होता है। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि बस चल रहा होता है और वो ड्राइवर अपने सामने के मिरर से उस आदमी को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैंने बेट को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने जो देखा वो था, वो डेफिनेटली हिल रहा था, यानी उन सूटकेस में जरूरी कोई जिंदा चीज होगा। फिर हमें वॉलंटरी क्लब का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर टीचर सबको कहता है कि सब लोग अटेंशन दो, एक नया क्विज है। क्लाइंट दिहा ग्रुप का चेयरमैन चोई एनचंग है। तुम सबने उनके बारे में सुना होगा है ना, वो ग्लोरी के सबसे बड़े स्पॉन्सर में से एक है। इस मिशन में जो टीम सक्सेस होगा उसे एक वॉलंटरी सर्टिफिकेट मिलेगा चेयरमैन की रिकमेंडेशन के साथ। दूसरे शब्द में कहा जाए तो तुम ऑफिशियली किलर बन जाओगे। तो ये सुन के पीटर अपने मन में कहता है कि यही टाइम है। तो बच्चे उनसे पूछता है कि आखिर क्वेस्ट के बारे में क्या। तो टीचर उन्हें बताता है कि ये रिकैप्चरिंग है। अक्सर हाल ही में टीनेजर्स का किडनैपिंग हो रहा है और प्रॉब्लम यह है कि जिन बच्चों का किडनैप हुआ है उनमें से एक चेयरमैन का एक लौता बेटा भी है। तो ये सुन के एक लड़की हाथ उठा के कहती है कि हमें बेटे को रिकैप्चरिंग करना होगा, लेकिन वो लोग कॉप्स को क्यों नहीं बुलाते। तो ये सुन के दूसरे बच्चे कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो टीचर कहता है कि लेकिन चेयरमैन चॉय रिवेंज लेना चाहते हैं, हमें बस उनके बेटे को बचाना होगा। अगर तुम लोग ऐसा करना चाहते हो तो अपना हाथ उठाओ। देखते हैं कि कोई भी हाथ नहीं उठाया होता है, इसलिए टीचर कहता है कि क्या तुम लोग सच में ऐसा नहीं करने जा रहे हो। ऑफिशियली किलर बनने के लिए तुम लोगों को यहाँ पर अभी भी 2 साल तक रहना होगा। तो ये सुन के बच्चे बात करने लगता है। एक कहता है कि हमें बस एक बार ही सफल होने की जरूरत है। तो दूसरा कहता है कि रुको, मुझे इसमें कुछ अच्छा फीलिंग्स नहीं आ रहे हैं, इतने बड़े चीज आमतौर पर एडल्ट्स को दिया जाता है। तीसरा कहता है कि हाँ, ऐसा करने के लिए उन्हें हमसे कहने की क्या जरूरत है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। वे उस लड़के की सर में कोई पैर रख के कहता है कि हाँ हाँ तुम लोग यहाँ पर सड़ सकते हो, इसका कोई भी परवाह नहीं है। तो जे अपने हाथ उठा के कहता है कि क्या आउटकम ऑब्वियस नहीं है। और हेयुंग कहता है कि हमारे अलावा ऐसा कोई और नहीं जो ऐसा कर सके। तभी जे हंसते हुए कहता है कि लेकिन हेयुंग, मुझे नहीं लगता कि हम अकेले हैं। तो हेयुंग हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे दिख रहा है, ऐसा लगता है कि नेपो बेबी और लूजर्स साथ आ रहे हैं। और देखते हैं कि पीटर और यूना दोनों ने ही हाथ उठाया होता है।
पीटर को हाथ उठाते देखकर यूना चिल्ला के कहती है कि हे, तुम मेरा कॉपी क्यों कर रहे हो। तो पीटर कहता है कि मैंने इसे शुरू से ही उठाया था। यूना कहती है कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारा हाथों को काट दूंगा। तो पीटर कहता है कि ऐसे डरावनी बातें मत कहो। तो हेयुंग कहता है कि हम पहले से ही तैयार हैं। तो जे कहता है कि हम बस उनकी धुलाई करेंगे। तो टीचर कहता है कि नहीं, पहले तुम लोग जितना चाहे उतना खेलो। पीटर अपने मन में कहता है कि फाइनली स्कूल में एंटर होने के बाद मुझे एक चांस मिला है। लेकिन इसी के साथ हमें एक अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो चारों ही होता है और इन दोनों ने तो क्यूट हेयर बैंड्स भी पहने होते हैं। तो पीटर अपने मन में कहता है कि लेकिन हम एक अम्यूजमेंट पार्क में एक किडनैप को रिकवरिंग कर रहे हैं। हमें अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है कि सांबा नूना मुझे ले लो। तो दूसरा वाला उसे कहता है कि यार तुम तो 50 साल के हो, उसे अपना नूना मत कहो। और वहाँ पर कॉस्ट्यूम पहन के लड़कियां रहती है जो काफी अच्छी लग रही है। उन लड़कियों को हमारा हेयुंग और जे भी देख रहा होता है। तो हेयुंग थोड़ा हैरानी से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है अम्यूजमेंट पार्क में लोग बिकिनी पहन के क्यों है। तो जे कहता है कि क्या इसमें कुछ मजा है। वो दोनों उन लड़कियों को देखकर ब्लश करते हुए कहता है कि मैं सच में इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन दोनों को इस तरह से देखकर यूना खाती हुई कहती है कि अपने सर को यहाँ पर घुमा के ऐसा कहो। और कुछ लड़कियां पीटर के पास आके कहती है कि क्या हमें आपका नंबर मिल सकता है, क्या आप टिकटॉक पे ऑन हैं। हमारा पीटर को तो टिकटॉक क्या है यही नहीं पता। और इधर यूना गहरी विचार में खोई रहती है। वो सोचती है कि मुझे सच में नहीं पता कि क्या करना चाहिए। टीचर ने कहा कि ये वही जगह है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सबको कहता है कि यहीं पर प्रेसिडेंट चोई योनचोंग का बेटा किडनैप हुआ है। और वहाँ पर मिस्टर चोई का बेटा का भी पिक्चर दिखाया जाता है, साथ ही उस अम्यूजमेंट पार्क में जहाँ पर वो गुम हुआ है उस जगह का लोकेशन भी। तो टीचर उन्हें कहता है कि तुम लोगों को हॉस्टेज को सिक्योर करना है और किडनैपर को पकड़ना है। यही सब कुछ याद करके यूना मैप को देखती हुई सोचती है कि ये सब कूल है, लेकिन हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उसे लास्ट बार पालन वर्ल्ड में देखा गया था। वो अभी कहाँ होगा, वो अभी जिंदा भी है। इस बड़े से प्लेस में कोई सुराग नहीं। वो पीटर की तरफ देख के सोचती है कि लेकिन उसका क्या, क्या वो इस सिचुएशन में भी निपट सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सब कुछ जानता है। पीटर एक जगह को दिखा के कहता है कि चलो पहले वहां पर चले। तो वो लोग एक शॉप में जाता है और वहां पर शॉप का आदमी कहता है कि आई एम सॉरी, आप सिर्फ रिजर्वेशन करने के बाद ही इस पर राइड कर सकते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज यहाँ से जाइए। ये सुन के जे कहता है कि क्या इस पर जाने के लिए हमें राइड बुक करने की क्या जरूरत है। तो वो शॉप वाला आदमी कहता है कि अगर आपका कोई शिकायत है तो प्लीज हमें डीएम करें। ये सुन के हेयुंग कहता है कि क्या मैं तुम लोगों से शिकायत क्यों करूंगा। तो उन्हें इस तरह से देखकर आसपास के लोग कहता है कि हे, ऐसा लगता है कि वो लोग अम्यूजमेंट पार्क में पहली बार आया है। अरे तुम लोग बस ऐप को इंस्टॉल करो, तुम लोगों को ये पसंद आएगा। तो फिर यूना अपनी फोन निकाल के ऐप को इंस्टॉल कर लेती है और देखती हुई कहती है कि एटलांटिस और हंटेड हाउस ये दोनों ही पूरी तरह से बुक है। साइड से हेयुंग कहता है कि क्या तुम यहाँ पर खेलने के लिए आई हो लियोना, तुम इस मिशन के बारे में सोच भी रहे हो, तुम सच में इसके उपयुक्त नहीं हो। दूसरे ही सीन में देखते हैं कि वो दोनों ही बच्चों की राइड पे चढ़ जाता है और बहुत इंजॉय कर रहा होता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि जल्दी से दौड़ो तुम लोग, जल्दी से दौड़ो। और उन्हें इस तरह से देखकर तो बच्चे भी हैरान है। और दूसरे सीन में देखते हैं कि वो लोग बच्चों की कार पे बैठ जाता है और कहता है कि चुमाचार्स आ रहे हैं इसलिए रास्ते से हट जाओ। उन्हें देखकर यूना कहती है कि तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे हो। फिर यूना और पीटर भी एक शॉप पे चला जाता है। तो शॉपकीपर उन्हें मुस्कुरा के कहता है कि बच्चों ये बहुत ही आसान है, इतना ज्यादा कि मैं बिजनेस में घाटे में चला रहा हूँ, क्या तुम जानते हो। तो वो लोग एक शूटिंग गेम खेलने के लिए एक शॉप पे आया होता है। तो यूना कहती है कि अगर मैं जीत गई तो मुझे क्या प्राइज मिलेगी, क्या कुछ काम की चीज है। तो पीटर उसे कहता है कि पहले ट्राई करके देखो। शॉपकीपर उसे कहता है कि मुझे तुम बहुत ही क्यूट लगी इसलिए मैं ये तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। और हंसते हुए अपने मन में कहता है कि तुम उन्हें गिराने में सफल नहीं होगी क्योंकि मैंने डॉल्स का वजन बढ़ा दिया है। 10 या 10,000 वान खर्च कर लो, जितना बार चाहे कोशिश कर लो, इसके साथ आज का काम पूरा हो जाएगा। और यूना गन को उठा के कहती है कि ओ नो, मैंने कभी भी फेक गन को यूज नहीं किया। हाँ, क्योंकि उसने तो असली गन का यूज किया है। दूसरे ही सीन में देखते हैं कि वो लोग उस शॉप के सारे डॉल्स को ले जा रहे होते हैं और मुस्कुरा के कहती है कि थैंक्स बॉस। और पीटर कहता है कि आपका दिन अच्छा जाए। और बेचारा वो शॉपकीपर सब कुछ गवा के वहाँ नीचे बैठा होता है, उससे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। देखते हैं कि पीटर एक जगह पर बहुत देर से देख रहा होता है। जे कहता है कि हेयुंग चलो अब वहाँ पर चलते हैं। और लियोना तुम तो खाना बंद करो पहले।
और लोग पीटर को भी बुलाता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ। तो पीटर उन्हें देखकर अपने मन में कहता है कि वो लोग सच में काफी एक्साइटेड है। खैर ये शायद उनका अम्यूजमेंट पार्क में पहली बार है, क्योंकि उनके बचपन भी मेरे जैसा ही होगा, इसलिए जितना चाहे उतना मजा कर लो। आफ्टर ऑल हम नहीं जानते कि हम दोबारा कब इस तरह से हंस सकेंगे। लियोना उन लोगों से दूर खाना खाने के लिए आ गई होती है और एक बेंच पे बैठी होती है और हंसती हुई कहती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने पीछे से हटाया है। हम यहाँ खेलने के लिए नहीं आए हैं तो क्या करने के लिए आए हैं। तभी वो अपने फोन को देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि ओए युंगयुल, क्या ये प्रेसिडेंट चॉय का किडनैप हुआ बेटा नहीं है? मुझे उसका यारपेड का सिग्नल क्यों मिल रहा है? नहीं, शायद उसका यारपेड साइड ऑन होगा और वो लियोना के फोन से कनेक्ट हो गई है। तभी यूना कहती है कि नो वे, क्या वो यही आसपास हो सकता है? और वो एक जगह पे आ गई होती है और देख के हैरानी से कहती है कि लेकिन ये सिग्नल वोमेन्स रेस्ट रूम से क्यों आ रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका यारपेड्स को किसी ने उठा लिया है, या फिर उसके नाम जैसा ही सेम किसी दूसरे का नाम होगा? तो मुझे दूसरों को बैकअप के लिए बुलाना चाहिए। वैसे अगर मैं ये अकेले करूं तो फिर क्या ये ठीक होगा? खैर चलो पहले अंदर चलते हैं। और ये सोचते सोचते ही वो दरवाजा खोल देती है तो उसे अपने सामने एक लड़की दिखती है जो मेकअप कर रही होती है। तो उसे देखकर वो अपने मन में कहती है कि क्या यहाँ पर तो कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, लेकिन ये सिग्नल डेफिनेटली उसके पास से आ रही है। वो उसके पास जाके कहती है कि एक्सक्यूज मी, और वो अपने मन में कहती है कि मैं गलत नहीं हो सकती, इसलिए मुझे उससे केयरफुली पूछना होगा मुस्कुराते हुए। उसकी मुस्कुराहट तो कुछ ज्यादा ही डरावनी होती है और वो पूछती है कि आपको ये यारपेड कहाँ से मिली? और उसके इतने डरावने चेहरे को देखकर वो लड़की जोर से चिल्ला देती है। तो उसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी हो वो अंदर आ जाता है और चिल्ला के कहता है कि बेबी क्या गलत है? तो वो लड़की कहती है कि ये पागल कुतिया अचानक से मेरे पीछे आ गई और मुझे हिट करने की कोशिश कर रही थी। तो ये देख के तो यूना भी थोड़ा घबरा जाती है और अपने मन में कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी। वो लड़की कहती है कि वो मेरे सामान को लेना चाहती थी। उसका बॉयफ्रेंड यूना के पास आके कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी खूबसूरत चेहरा है? तो रुको, तुम कमीनी कुतिया, मैंने तुम्हें उस टाइप की पर्सन नहीं समझी थी, लेकिन क्या तुम एक जेब कतरी हो? यूना परेशान होकर कहती है कि नहीं, ये बस एक गलतफहमी है, मैं तो बस। तभी वो आदमी यूना को दूर धकेलते हुए कहता है कि तुम होती कौन हो मेरे बेब के साथ मैस करने की? और ये देख के तो वो लड़की भी थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि डार्लिंग रुक जाओ, बस उससे अपोलॉजी चाहती हूँ। तो वो आदमी कहता है कि हाँ तुम्हें मिलेगा, लेकिन पहले हम थोड़ा उसका पिटाई तो कर दे। ये कह के वो लियोना के ऊपर हाथ उठाने जाता है। वे सीन शिफ्ट हो जाता है और जे हेयोंग से पूछता है कि हेयोंग क्या तुमने लियोना को देखा है? तो हेयोंग कहता है कि वो जरूरी कहीं पर फिर से खा रही होगी। और वो पीटर से पूछता है कि हे नेपो बेबी, क्या तुमने उसे देखा है? शायद उसके साथ कुछ हुआ होगा। पीटर कहता है कि मैंने भी नहीं देखा। हालांकि हमें किसी डेंजरस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरे ही सीन में देखते हैं कि यूना चॉकलेट खा रही होती है। उस आदमी का थप्पड़ मिस हो जाता है और यूना उसके कंधे पे हाथ रख के जंप लगा के उसे पीछे से जकड़ लेती है और अपनी कैंडी की पाइप को उसके कान के पास लगा देता है और अपने मन में कहती है कि उप्स, मैंने ये अनजाने में कर दी। उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट कर गई तो वो तुरंत नीचे उतर जाती है और उस चॉकलेट को उस मोटे के मुंह में भर के कहती है कि ठीक है अब मुझे बताओ। ये देख के तो वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और यूना फिर से उसके करीब जाके डरावनी आवाज से कहती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? डर के मारे तो उस लड़की की आंखों में आंसू ही आ जाती है और वो घबरा के कहती है कि किस बारे में? फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि पीटर फोन देख रहा होता है और उसके आसपास के रहने वाले लड़की, यहाँ तक कि लड़के भी उसे देखकर ब्लश कर रहे थे। तभी यूना चिल्ला के कहती है कि गाइस देखो मुझे क्या मिला है। और वो शायद भागती हुई यहाँ पर आई है, इसलिए वो हाँफते हुए यारपेड को दिखा के कहती है कि ये चोयंगल के यारपेड्स है। मुझे वो जगह मिल गई है जहाँ पर वो खो गए थे। तो ये सुन के जे और हेयोन दोनों ही हैरानी से कहता है कि क्या? तो पीटर कहता है कि ऐसा लगता है कि हम दोनों ही सेम प्लेस के बारे में सोच रहे हैं। ये सुन के वो लोग कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो पीटर कहता है कि जरा सोचो, तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ पर हमेशा बहुत सारे लोग होंगे, तो वो जगह जहाँ पर आसानी से गायब हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे किडनैप हुआ पर्सन का बिहेवियर नॉर्मल लगता है और ये ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर किसी का चिल्लाना कूदना ये सब अजीब ना हो। और फोन को दिखा के कहता है कि इस राइड की रिजर्वेशन लिंक देखो, पूरे दिन ये पूरी तरह से बुक हो चुका है, फिर भी मैंने किसी को भी इसमें एंटर करते हुए नहीं देखा। और उसमें रोलर कोस्टर और हॉन्टेड हाउस होता है जहाँ पर चिल्लाना कूदना ये सब नॉर्मल होता है। कोई सोच ही नहीं सकता कि वहाँ पर कोई किसी का मर्डर कर रहा है या फिर किडनैप। और पीटर कहता है कि वो बच्चे इस हॉन्टेड हाउस में हैं और साथ ही यूना भी वही सेम बात कहती है
मैं कह रही हूँ उस हॉन्टेड हाउस के बारे में। फिर हॉन्टेड हाउस का दरवाजा खुलता है और वो चारों ही उसके अंदर एंटर कर जाता है। आगे जे होता है और पीछे हेयोंग। तो हेयोंग कहता है कि खेलने का टाइम खत्म हो गया है और जे कहता है कि फोकस करो। और वो दोनों ही एक साथ कहता है कि हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, इसलिए बस हमें फॉलो करो। लेकिन देखते हैं कि वो दोनों ही पीटर और यूना के पीछे है। हेयोंग ने तो यूना के कपड़े भी पकड़ लिया होता है। तो यूना कहती है कि मेरे कपड़ों को छोड़ने के बाद तुम ये बात कहना, तुमने अभी कहा था कि तुम लीड करोगे। तो हेयोंग कहता है कि मैं तो तुम्हारे पीछे देख रहा हूँ। सिट रुको मेरे लिए यूना। यूना कहती है कि सीरियसली मुझसे चिपकना बंद करो तुम। और पीटर सामने की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है, यहाँ पर कोई लोग क्यों नहीं है। वे पीटर सबको कहता है कि रेडी हो जाओ। तो ये सुन के वो लोग समझ नहीं पाता और ह्यून पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पीटर कहता है कि हमारा मिशन शुरू होने वाला है। इसी के साथ वहां पर हर जगह स्मोक भरने लगता है। ह्यूंग चिल्ला के कहता है कि फक, क्या हम ठीक रहेंगे। पीटर कहता है कि हम ऑलरेडी आधे रास्ते तक आ गए हैं। और अपने मन में कहता है कि क्यों। एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर उन्हें कह रहा होता है कि हॉस्टेज को सिक्योर करना और किडनैपर को हराना। और ऐसा करने के लिए और बाकी का पीटर अपने मन में कहता है कि एकदम शुरू से हमारा मिशन किडनैप होना था, यानी ये लोग किडनैप होगा तभी तो वो लोग किडनैपर के पास पहुंचेंगे। देखते हैं कि सब लोग वहां पर जमीन पे लेट गए हैं और ह्यूंग का भी आंखें बंद होने लगता है। लेकिन वो धुआं के अंदर से किसी को सामने आते हुए देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कोई दरवाजा जोर से खोलता है और चिल्ला के कहता है कि रोको। सामने वाला आदमी कहता है कि इंस्ट्रक्टर आप यहाँ। तो इंस्ट्रक्टर चिल्ला के कहता है कि बच्चों के बारे में क्या। तो वो आदमी कहता है कि वो लोग तो शायद अभी अपना मिशन पूरा कर रहा होगा। तो टीचर चिल्ला के कहता है कि उन्हें अभी कॉल करो। वो आदमी कहता है कि क्या हुआ इंस्ट्रक्टर। और वो कॉल लगाता है लेकिन कॉल नहीं उठाता कोई भी, इसलिए वो कहता है कि वो लोग कॉल नहीं उठा रहा है, लेकिन चल क्या रहा है। टीचर कहता है कि ये कोई सिंपल मिशन नहीं है, पार्क संगडो। तो वो आदमी कहता है कि क्या पार्क संगडो। तो टीचर कहता है कि हाँ, ये पार्क संगडो है। पुराने दिनों में उसे एक डिसाइपल कैंडिडेट के रूप में चुना गया था, लेकिन उसे निकाल दिया गया क्योंकि ग्लोरी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो ये सुन के वो आदमी हंसते हुए कहता है कि रुके इंस्ट्रक्टर, हमारे बच्चे कोई बेवकूफों का झुंड नहीं है। वो सब जानते हैं जिनका उन्हें जरूरत है, इसलिए कुछ भी बुरा नहीं होगा, है ना। टीचर कहता है कि नहीं, और वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि वो कमीना। वो आदमी हैरानी से कहता है कि इंस्ट्रक्टर क्या ये। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें उन सूटकेस का दिखाया जाता है जो सारे किसी जगह पे रखे होते हैं। और वही के पास में हमारा पीटर और यूना भी बैठी होती है, उन्हें बांध के रखा गया होता है। और उनके सामने एक आदमी आते हुए कहता है कि क्या तुम जानते हो, मैंने तुम लोगों को क्लोरोफॉर्म के साथ सुलाया है, वो ड्रग जिसका मूवीज में हमेशा ही यूज किया जाता है। यानी हम देखते हैं ना कि मूवीज में किसी को किडनैप करने के लिए रुमाल पे कुछ लगा के उसे सुंगा देता है, तो वो असल में क्लोरोफॉर्म होता है। और वो आदमी जो किडनैपर होता है वो कहता है कि हालांकि नॉर्मल लोग इससे बेहोश हो जाता है तो वो लोग अपना मुंह खोल कर सोते हैं, हमारी यूना की मुंह बंद है, इसलिए शायद उस किडनैपर को शक हो गया है। सीन शिफ्ट होकर टीचर के पास जाता है जहाँ पर वो आदमी हैरानी से कहता है कि इंस्ट्रक्टर। टीचर उसे कहता है कि जल्द से जल्द उन्हें रोकने की जरूरत है, पार्क संगडो एक बहुत ही क्रूएल पर्सन है। और देखते हैं कि टीचर के एक पैर नकली होता है। तो ये देख के तो वो आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और टीचर चिल्ला के कहता है कि अब ऐसा करने का टाइम नहीं है, हमें उन्हें बचाना होगा। अगर उसने उन्हें पकड़ लिया तो वो उनके पैर काट देंगे। और इधर यूना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूना अपने मन में कहती है कि मुझे लगता है कि उसने मुझे फिगर आउट कर लिया है, मुझे क्या करना चाहिए। पार्क सांगडो यूना की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है, तभी यूना की फोन बजने लगती है। तो पार्क सांगडो उसकी फोन को उठाता है और दूसरी तरफ से टीचर कहता है कि हेलो पार्क सांगडो, अगर तुमने बच्चों के सर के एक बालों को भी छुआ तो मैं तुम्हें मारने के लिए अपना जान की बाजी भी लगा दूंगा। तो पार्क सांगडो कहता है कि बहुत समय से बात नहीं हुआ गुआंगू सनबे, वैसे आप इतने डरावनी बातें क्यों कर रहे हैं। अब ये मत कहना कि आपको चिंता है कि मैं बच्चों को भी आपकी तरह ट्रिपल बना दूंगा सनबे। ये सुन के टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्ला के कहता है कि तुम सोनो बिच। पार्क सांगडो कहता है कि जबकि हम बात कर रहे हैं तो क्या हम बेट लगाए कि जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तब कितने जोड़े पैर अभी भी बरकरार रहेंगे। अगर आपका गेस सही हुआ तो मैं चॉय यूनचेंग के बेटे को छोड़ दूंगा, और अगर आप गलत हुए तो बताइए सनबे आप किस पर बैट लगाना चाहेंगे। तो वो लड़का टीचर को देखकर सोचता है कि टीचर कांप क्यों रहे हैं। तो देखते हैं कि टीचर बहुत ज्यादा कांप रहे हैं क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा है
कहीं वो बच्चों को सच में नुकसान ना पहुंचा दे। और इधर इस तरफ कोई चिल्ला के कहता है कि हे इधर आओ तुम कमीने बास्टर्ड, तुम कहाँ पर छुपे हुए हो। लियोना, किम सोंगू, हे उस रूम में जाकर देखो, वो कमजोर है इसलिए वो टारगेट बनेंगे। तो उनकी आवाज को सुनकर पार्क संडो फोन में टीचर को कहता है कि जल्दी करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। और वो उस तरफ चला जाता है। तो उसके जाने के बाद ही यूना जाग जाती है, मतलब अपनी आंखें खोल लेती है। वैसे तो वो जगी हुई थी और वो पीटर की तरफ देख के अपने मन में सोचती है कि जबकि उसका मुंह खुला हुआ है तो क्या वो सच में सो रहा है। ये कितना लापरवाह हो सकता है, इसका भी एक लिमिट होती है। वो अभी कैसे सो सकता है, ये क्या करना चाहिए। खैर इस पे कोई हेल्प नहीं है। ये क्या सोचते सोचते वो अपने एक जूते को खोल देती है, अपने पैरों से पीटर के गाल पे स्क्रैच करने लगती है। तो पीटर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो उसे जागे हुए देखकर यूना चौंकती हुई कहती है कि तुम पहले ही जाग चुके हो। तो पीटर कहता है कि मैं पहले से ही सोया हुआ नहीं था। यूना कहती है कि मुझे गलत मत समझना, मैं तो तुम्हें बस उठाने की कोशिश कर रही थी। तो पीटर कहता है कि तुम्हारे इस स्मेल के साथ, मतलब उसके पैर स्मेल कर रही थी। तो यूना कहती है कि मैं तुम्हें पिंच करने वाली थी। और यूना अपने हाथों को खोलती हुई कहती है कि ठीक है, मैंने ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखा है वो यूज कर रही हूँ, अब तुम भी मुझे देखकर वैसे ही करो। जल्दी करो, तुम क्या कर रहे हो। और वो पीटर की तरफ जैसे ही देखता है तो पीटर ने तो अपना हाथ पहले ही खोल लिया होता है। तो ये देख के यूना कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, रुको, तुमने ऐसा कब किया। तो पीटर कहता है कि बहुत पहले ही। और अपने मन में कहता है कि अगर कुछ हुआ होता तो मैं उसे रोक लेता। तो यूना कहती है कि ध्यान से सुनो किम सोंगू, ये कोई सिंपल किडनैपिंग केस नहीं है। वो पर्सन जिसे हमने देखा था वो ग्लोरी से एफिलिएटेड हुआ करता था। पीटर कहता है कि मुझे पता है, जैसे कि कहा जाता है मिस लियोना। वो दोनों वहां से जाने लगता है। तो पीटर पूछता है कि क्या तुम्हें गैम्बलिंग करना पसंद है। तो ये सुन के यूना कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जे और ह्यून को दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यून कहता है कि वेल, एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर के लिए तुम काफी साहसी हो। हाँ, बात करना ठीक है, लेकिन फिलहाल हम एक मिशन के बीच में हैं। तो अगर तुम मरना नहीं चाहते तो हमें बताओ आजूसी, चोई येउनचन का बेटा कहाँ पर है। तो उनके सामने पार्क संगडो खड़ा होता है और पार्क संगडो उनके बात सुन के कहता है कि यंग स्टूडेंट होने के नाते तुमने अपने मुंह से काफी गंदे बातें निकल दी है। तो जबकि मुझे ये पसंद आया तो मैं तुम लोगों को एक बेट ऑफर करूंगा, इसके बारे में तुम क्या कहते हो। ये सुन के वो दोनों ही कहता है कि एक बेट, श्योर। और शायद इनकी बातें हमारे टीचर भी सुन पा रहे होते हैं। तो पार्क संगडो कहता है कि अगर तुम लोग जीत गए तो तुम लोग जो कहोगे मैं वो करूंगा, यहाँ तक कि चोई योनचंग के बेटे को भी छोड़ दूंगा। और ये सुन के टीचर अपने मन में कहता है कि नहीं, अगर उन्होंने ये बेट एक्सेप्ट कर लिया तो तुम में से कोई भी ये बेट जीत नहीं पाएगा। और पार्क संगडो अपने पास से दो नाइफ निकालते हुए कहता है कि अगर तुम लोग हार गए तो तुम मुझे अपना एक पैर दोगे। तो ये सुन के जे हंसते हुए कहता है कि ओहो, मैंने तो सोचा तुम एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर हो, लेकिन तुम्हारा एक सेक्सी साइड भी है। और ह्यूंग कहता है कि लेकिन क्या ये ठीक होगा जोशी। और दोनों ही अपने शर्ट को फाड़ के चिल्ला के कहता है कि हम ये मेक श्योर करेंगे कि कल से तुम व्हील चेयर पर रहो। तभी पार्क संगडो उनकी तरफ एक नाइफ को फेंकता है और कहता है कि जब कंडीशन फेयर हो तब बेट लगाना मजेदार होता है। तो ह्यूंग कहता है कि तुम इस पर पछताओगे जोशी, क्योंकि मैं नाइफ्स को काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल करता हूँ। ये कहकर वो बड़ी तेजी से पार्क संगडो के ऊपर अटैक कर देता है। तो पार्क संगडो भी अपने नाइफ से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और ह्यून के बारे में फिर से बताया जाता है कि ये ओनर ऑर्फनेज का 58 जनरेशन का है, डोगो ह्यूंग। और इसका स्पेशल जो एबिलिटी होता है वो स्पिरिट और दूसरा कुछ दिखाया नहीं होता है, लेकिन अब दिखाया जाता है। उसका दूसरा एबिलिटी होता है डिवाइन ओनर स्कूल का नंबर 1 नाइफ फाइटर। इसी के साथ वो बार बार पार्क संगडो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पार्क संगडो बड़ी तेजी से उसके अटैक को ब्लॉक करता है या फिर बच जाता है। तो ह्यून अपने मन में सोचता है कि यह जोशी वास्तव में इतना अच्छा नहीं है। हम सेम ही नाइफ यूज कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे तुलना में कमजोर है। मैंने कोई क्रिटिकल स्ट्राइक नहीं किया, लेकिन डैमेज तो होगा ही। अगर ये फाइट लंबा चला तो मैं जीत जाऊंगा। पर तभी उसके ऊपर अटैक होता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से उस अटैक से बचता है। लेकिन फिर भी उसके चिन पे थोड़ा सा कट लग जाता है और वह सोचता है कि लेकिन ये क्या है, ये अजीब है। मैं श्योर हूँ कि ये सेम नाइफ है, तो फिर क्यों। और वो पीछे हट जाता है। तो ये देख के पार्क संगडो कहता है कि क्या हुआ लड़के, क्या कुछ गलत है। तो हेयोंग अपने नाइफ को देखते हुए कहता है कि ये डर्टी सन ऑफ बिच,
तो ये सुन के जे कहता है कि क्यों, क्या हुआ ह्यून? तो ह्यून अपने नाइफ को देखकर कहता है कि इस नाइफ में कोई धार नहीं है, यानी ये तेज नहीं है। तभी वहां पर पीटर और योना भी आ जाती है और योना चिल्ला के कहती है कि डोगो ह्यूंग जे, हम आ गए यहाँ पर तुम्हारा हेल्प करने के लिए। तो ह्यूंग उन्हें रोक देता है और चिल्ला के कहता है कि इंटरफेयर मत करो, ये हमारा फाइट है। तो जे कहता है कि अगर हम जीत नहीं सके तो तुम भी नहीं कर सकते, इसलिए बस वहीं पर खड़े रहो और देखो। तो ह्यून कहता है कि दैट्स राइट जे, डैम स्ट्रेंथ, ये अजूसी जानता नहीं है कि हमारा मोटिव्स क्या है। इसी के साथ वो दोनों अपने पास्ट की बातें करने लगता है। आप लोग पिक्चर देखते रहिए और मेरी बातों को सुनते रहिए। तो जे और ह्यून कहता है कि ऑर्फनेज को कंप्लीट करने का आखिरी बाधा हेल मंथ है। पानी और खाने के बजाय हमें जो एकमात्र सप्लाई दिया गया वो एक पिस्तौल और एक बुलेट था। एक ऐसी जगह जहाँ पर हजारों जंगली जानवर हैं। हमें जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी संभव था वो करना पड़ा। बुलेट का यूज कई सिचुएशन में किया गया, हंटिंग के लिए, फ्रेंड को धोखा देने के लिए, यहाँ तक कि खुद के लिए भी। मतलब सोचो जरा, इतने छोटे छोटे बच्चों को जंगली जानवर के सामने फेंक दिया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें खाना और पानी भी दिया नहीं गया और सिर्फ एक बुलेट दिया गया। इसलिए कोई कोई अपने दोस्त को ही धोखा देके उसके बुलेट को छीनने लग रहा है और कुछ लोग ये सब को सहन ना कर पा के खुद को ही मार डालता है। और वो आगे कहता है कि लेकिन हमने हार मानने से इनकार कर दिया। इस तरह मरने के बजाय हमने जिंदा रहने की पूरी कोशिश की। हमने अंत तक अपने बुलेट्स को बचा कर रखा। हम इंस्टिंक्टिवली जानते थे एक दिन हमारे 2 बुलेट्स हमारी किस्मत तय करेंगे। और हेल मंथ खत्म होने के बाद हमें पता चला कि हम ऑर्फनेज के 58th जनरेशन के 181 लोगों में से हम दोनों ही बचे हैं। यानी आप लोग इन दोनों को कम मत समझे, 181 लोगों में से बस ये दोनों ही बच के वापस आए, यानी ये लोग कोई कम नहीं है। और फिर हमने एक चौंकाने वाला स्टोरी सुना हमारे एज के एक यंग लड़के के बारे में जो डिसाइपल पीटर के रूप में जाने जाने लगा। उन्होंने एक बेमिसाल रिकॉर्ड छोड़ा 58 सालों में। वो एकमात्र ऐसा पर्सन था जिसने अपना बुलेट का यूज नहीं किया था और बच गया था। और अगर इन दोनों को पता चल गया कि वही पीटर उनके साथ ही है तो पता नहीं क्या होगा। खैर प्रेजेंट में आते हैं और कहता है कि हमने 10 साल बिताए पीटर की तरह बनने की कोशिश की, बेस्ट बनने के लिए, और ये सब कुछ हमारा पीटर भी सुन रहा होता है। और जे कहता है कि अजूसी, तुम तो बस हमारे रास्ते का एक कदम हो। ये कह के वो दोनों ही बड़ी तेजी से उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जे जाके पार्क संगडो की कमर को जाके पकड़ लेता है और चिल्ला के कहता है कि हेयोंग। तो हेयोंग बड़ी तेजी से आके जे के पीठ के ऊपर हाथ लगा के छलांग मारता है और कहता है कि अजूसी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मुझे नाइफ देने पर पछतावा होगा। ये कह के वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला था तभी पार्क संगडो मुस्कुराते हुए कहता है कि सीरियसली, और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पैर के बजाय शायद हाथ काट देना चाहिए। तो ये देख के ह्यूंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि अगर कोई धार नहीं है और मैं उसे काट नहीं सकता, और ये सोच के वो अपनी नाइफ को छोड़ देता है और वो नाइफ सीधे नीचे जे पकड़ लेता है और बाकी का अपने मन में कहता है कि तो फिर उसे बस स्टैब कर देना चाहिए। तो जे जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला था तभी पार्क संगडो कहता है कि तुम पीटर की जैसा बनना चाहते हो, क्या तुम बन सकते हो? और देखते हैं कि वो नाइफ ही टूट गया होता है पूरी तरह से। ये देखे तो जे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या ये नाइफ टूट गया? और अब बताया जाता है कि पार्क संगडो के हाथ में जो नाइफ है उसे खुकरी कहा जाता है। ये नेपाली स्टाइल मैचटे है। और ये देख के लियोना आगे बढ़ने लगती है, बट तभी पीटर उसे रोक लेता है और पार्क संगडो अपने खुकरी के बारे में बताने लगता है कि इसका वजन तुम्हारे एवरेज डैगर से 3 गुना ज्यादा है और मैंने अपना पूरा लाइफ इसके साथ ही ट्रेनिंग किया है। ये एक नाइफ से ज्यादा तेज है और एक कुल्हाड़ी से ज्यादा भारी है और ये चीज एक मर्डर वेपन है। अब हमें पार्क संगडो के बारे में बताया जाता है कि ये ग्लोरी के पुराने एफिलिएटेड किलर है पार्क संगडो। और इसका स्पेशल जो एबिलिटी होता है वो होता है एक्सरीमा। अब पता नहीं ये क्या है। और पहले इसका रैंक था ए, यानी ये उस टकले से बड़ा किलर है जो से पहले हमारे पीटर ने मारा था। वो तो B+ रैंक का किलर था और ये ए। तो ह्यून चिल्ला के कहता है कि अपना बकवास बंद करो, और जे और ह्यून उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है और अपने मन में कहता है कि वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उस भारी नाइफ का यूज कर सकता है। ये अजूसी कोई नॉर्मल ऑफिस वर्कर नहीं है। और इधर पार्क संगडो भी आगे बढ़ जाता है और इतने तेजी से उन दोनों के हाथों के ऊपर कट लगा देता है कि ये दिखाई भी नहीं देता। वो दोनों बाकी का अपने मन में कहता है कि वो तो पूरा ही एक मॉन्स्टर है। इसी के साथ वो दोनों नीचे गिरते हुए चिल्ला के कहता है कि
ली यूना किम सोंगू भागो जल्दी करो, और वो दोनों नीचे गिर जाता है। तो ये देख के यूना चिल्ला के कहती है कि डोगू हेउनजे। तो पार्क संगडो कहता है कि तुम सच में बहुत ही जोर से चिल्लाती हो यंग लेडी, और वो लोग अभी तक मरे नहीं है, इसलिए हंगामा करना बंद करो, और मैं उन्हें क्यों मारूं जबकि वो लोग अभी तक बच्चे हैं। और एक मुस्कुराहट के साथ कहता है कि लेकिन अभी भी मुझे अपना जीत का माल कलेक्ट करना है। उनका एक एक पैर है ना। और जैसे ही वो उनका पैर काटने वाला था, और इधर टीचर भी चिल्ला के कहता है कि नहीं प्लीज संगडो, बच्चों को मत छूना, चाहे तो मैं तुम्हें अपना दूसरा पैर भी दे दूंगा। और इधर यूना भी चिल्ला के कहती है कि रुको, और वो अपने मन में कहती है कि इस रेट पर तो वो सच में उनका पैर काट देंगे। बट तभी कोई कहता है कि क्या हम एक बेट लगाए। ये सुन के पार्क संगडो रुक जाता है और पीछे की तरफ देखता है, तो ये हमारा पीटर होता है, और वह आगे बढ़ते हुए कहता है कि दाव डबल करे, 2 पैर और मेरा हाथ भी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना गर्दन भी दे दूंगा। तो ये सुन के पार्क संगडो हैरानी से कहते हैं कि क्या, और वह हंसते हुए कहता है कि तुम सच में काफी अमेजिंग लड़के हो, जैसा कि ग्लोरी से एक्सपेक्ट था। सी और क्यों नहीं। और वो उसके तरफ भी एक नाइफ को फेंक देता है और कहता है कि जब कंडीशन फेयर हो तो बेट लगाना ज्यादा मजेदार होता है। तुम्हें एक वेपन का जरूरत है ना। यूना चिल्ला के कहती है कि नहीं ये नाइफ तो। तभी पीटर उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं ये पर्याप्त से ज्यादा होगा, और वो एक ट्रे को उठा लेता है। तो ये देख के संगडो अपने मन में कहता है कि एक ट्रे, और वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही मजेदार है। हे ऊपर वाले, मुझे रोते हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन लड़के तुम्हें ये जानना चाहिए, मैं तुम पर इजी नहीं जाऊंगा। वो बड़ी तेजी से उस खुकरी के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पीटर भी उतना ही तेजी से उसके अटैक को डॉच कर लेता है, और उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होने लगता है। संगडो उसके ऊपर अटैक करता है, और पीटर उस ट्रे से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। तो संगडो हंसते हुए कहता है कि तो तुम इसे एक सील की तरह यूज कर रहे हो, आइडिया बुरा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि निकल सिल्वर ट्रे मेरे कितने अटैक्स को झेल सकता है? 10? नहीं, क्या ये एक भी सहन कर सकता है? और इधर टीचर बड़ी तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ा होता है, और वो सब शायद फोन में सुन रहा होता है। तो अपने मन में कहता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। उस दिन जो हुआ मैं उसे जाने नहीं दे सकता, वो दोबारा होगा। मैं उस पार्क संगडो के लिए सभी को नहीं खो सकता। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, और उसे एक आदमी कहता है कि अरे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है मिस डीलर, ऐसी चीजें मेरे साथ हमेशा ही होता है। तो क्या हम बस एक बेट लगाए। सामने बैठा होता है पार्क संगडो, जो बड़े मजे से चिकन लेग पीस खा रहा होता है, और कहता है कि तो बताइए आपको क्या लगता है, मैं इस जगह से जिंदा निकलूंगा या मुर्दा। आप स्मार्ट है मिस डीलर, तो आप किस बात पे बेट लगाएंगे। अगर मैं आप होती तो मैं अपने सर्वाइवल पर सब कुछ दांव पे लगा देता। देखते कि उसके सामने का टेबल का हालत बहुत खराब होता है, और उसके पीछे 5 आदमी होता है जो उसे मारने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तो उनमें से एक हमारा टीचर भी होता है, ये अपने यंग एज में जब वो किलर बना था। तो वो पार्क संगडो को कहता है कि पार्क संगडो, तुम्हारे द्वारा की गई इंसिडेंट की वजह से कंपनी सच में परेशान है। एक्सटर्नल गुस्से को शांत करने के लिए तुम्हें सेक्रीफाइस देना होगा। आज से तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। और वो 5 लोग बड़ी तेजी से पार्क संगडो की तरफ आगे बढ़ जाता है, और यहाँ पर हमारे टीचर का वॉइस ओवर सुनाया जाता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि वो अनुभवी किलर्स के टीम थे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बी रैंक पर थे। पार्क संगडो चाहे कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, ऐसे 5 लोगों के खिलाफ जाना इम्पॉसिबल होगा। हालांकि उस दिन अपने आंखों से उसके नाइफ स्किल को देखकर ऐसा लगता है कि उसने ह्यूमन लिमिट को पार कर दिया है। और उस दिन मैं एक किलर के रूप में मर गया, यानी उसी दिन हमारा टीचर का पैर कट गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक जंजीर या चाकू स्ट्रॉन्ग था। बस एक ही इम्पोर्टेंट बात है, उस वेपन को होल्ड करने वाला पर्सन कितना मॉन्स्टरस था। और प्रेजेंट में पार्क संगडो एक जबरदस्त स्लैश लगाता है, जिससे देखकर लगता है कि पीटर के उस ट्रे के साथ ही उसके सर भी कट गया होता है। तुम एक लकी स्टूडेंट हो, लेकिन ये क्या, तुम्हारा वन एंड ओनली शील्ड तो 2 हिस्सों में कट गया। यूना भी अपनी नाइफ को निकालते हुए रेडी हो जाती है, और अपने मन में कहती है कि मुझे हेल्प करने की जरूरत है। तभी पीटर कहता है, क्या तुमने इसे खुकरी कहा था? ये खुकरी एक ऐसा वेपन नहीं है जिसे बेरहमी से चलाया जाना चाहिए। तो मैं भी हैरान हूँ कि तुम्हारे अटैक्स मेरी उम्मीदों से ज्यादा भयानक है। और वह उस ट्रे की टुकड़े को इतनी जोर से दबाता है कि वो टेढ़े मेढ़े हो जाता है। ये देख के हैरानी से यूना अपने मन में कहती है कि क्या क्या वो एक शील्ड नहीं था? और पीटर कहता है कि लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, मुझे एक वेपन मिल गया। और ये देख के पार्क संगडो अपने मन में कहता है कि ये एक वेपन था।
तो वह हंसते हुए कहता है कि नाइस नाइस, तुम कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हो। अपने मन में गुस्सा करते हुए कहता है कि इस कमीने के साथ क्या है, क्या ये एक कोइंसिडेंस था? नहीं, ये बहुत ज्यादा है। पहले जो कुछ भी हुआ, अगर मैं उसके बारे में विचार करूं तो मुझे लगा कि मैंने उसे काट दिया, लेकिन उस टाइम पर वो पीछे हट गया। उसने ना सिर्फ खुद को बचाया बल्कि एक ट्रेक से 2 वेपन भी निकाल लिया। इसका कोई सेंस भी बनता है? क्या वो सच में एक स्टूडेंट है? और ये सोचते सोचते वो अपनी कोट को निकालने लगता है और कहता है कि हे बच्चे, मुझे नहीं पता कि तुमने ये ट्रिक्स कहाँ से सीखा है, लेकिन ये सब मुझ पे काम नहीं करेगा। ये कह के वो अपनी कोट को उसकी तरफ फेंक देता है और अपने मन में कहता है कि चाहे ये कोइंसिडेंस हो या इरादा, मुझे बस इसको कंफर्म करने की जरूरत है। साथ ही वो बड़ी तेजी से अपनी खुकरी के साथ उसके ऊपर आगे बढ़ता है और बहुत सारे कट लगा देता है और हंसते हुए कहता है कि मैं जानता था एक बच्चा बच्चा ही होता है। और अपने मन में कहता है कि डेफिनेटली इस बार मैंने उसे काट दिया। पर तभी वो हैरान हो जाता है और देखते हैं कि पीटर बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं श्योर हूँ, मैंने फील किया है कि वो कट रहा है, तो कैसे? और देखते हैं कि उसने जो काटा है वो असल में एक कुशन होता है। ये देख के पार्क संडो भी हैरान हो जाता है और तभी उसके गले के ऊपर एक अटैक होता है। वो तुरंत पीछे हट जाता है और देखते हैं कि उसके ऊपर कट लग गया है और वो अपने मन में कहता है कि मैं मरने वाला था, वो एक पल में ही मेरे पीछे आ गया और बिना किसी हेजिटेशन के मेरे नेक के ऊपर चला दिया। हालांकि मैंने इसे अपने हाथ से ब्लॉक कर लिया है, लेकिन उसका स्ट्राइक ठीक मेरे कैरोटिड आर्टरी पर निशाना था और उसके हाथ के ऊपर कट लग गया होता है क्योंकि उसने अपने हाथ को सामने लगा दिया था। वो पीटर को कहता है कि तुम सच में एक स्टूडेंट हो? और वो अपने मन में कहता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है, वो ट्रे मोटे कपड़ों को काटने में एबल नहीं है, ना ही मेरे नाइफ को ब्लॉक कर सकता है, इसलिए वो मेरे खुले हुए नेक के पीछे है। उन दोनों के बीच फिर से जबरदस्त फाइट शुरू होने लगता है। तो पार्ट साउंड अपने मन में कहता है कि इस स्पीड के साथ मैं खुद को बचा नहीं सकता, इसलिए भूल जाओ कि वो एक स्टूडेंट है, क्या वो एक इंसान भी है? यूना चुपचाप बस उन दोनों की फाइट देख रही होती है और अपने मन में कहती है कि खुकरी के वजन के कारण हर बार जब वो स्विंग होता है तो उसके आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर तुम इससे हिट होते हो तो तुम मर जाओगे, लेकिन वो अजोसी किम सोंगू से धीमा है, ये शायद चाकू की वजह से है। अगर ये फाइट लंबा होता है तो किम सोंगू जीत जाएगा। पर तभी देखते हैं कि पीटर के गाल के ऊपर एक छोटा सा कट लग गया होता है। ये देख के यूना हैरानी से कहती है कि किम सोंगू हिट हो गया। और देखते हैं कि पार्क संगडो अपने पास से छोटे छोटे नाइफ निकालने लगता है उस बड़े की खुकरी के अंदर से और कहता है कि एक गाय को मारने के लिए तुम्हें प्रॉपर नाइफ की जरूरत है। सेम प्रिंसिपल तुम्हारे जैसे चूहे के साथ भी काम करता है। तो पीटर ये देख के अपने मन में कहता है कि अंदर चाकू थे, उसके खुकरी का वजन तुम्हारे एवरेज नाइफ से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो वजन कम करता है उसका स्पीड से मेरा एडवांटेज बंद हो जाएगा। और वो बड़ी तेजी से पीटर के ऊपर अटैक कर देता है तो पीटर उसकी इस अटैक से भी बच जाता है। तो ये देख के लियोना अपने मन में कहती है कि वो अजूसी तो पहले से बिल्कुल अलग है, वो बहुत ही तेज है, लेकिन कुछ तो अजीब है। मैं श्योर हूँ कि गिमलेट स्टैबिंग का एक हथियार है, वो इसे स्विंग क्यों कर रहा है? तभी पार्क संगडो एक स्टेंस लेता है और पीटर की तरफ उसे स्टैब करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है कि मरो तुम कमीने। और जैसे ही उसका नाइफ पीटर के एकदम गले के पास जाता है वो अचानक से रुक जाता है और उसके हाथ से उसका नाइफ गिर जाता है। तो ये देख के पार्क संगडो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं, यह इम्पॉसिबल है। तो पीटर कहता है कि क्या तुम अपने हाथों में ताकत नहीं लगा सकते? तो पार्क संगडो चुपचाप खड़ा रहता है और फिर कहता है कि मुझे अब समझ आ गया है कमीने। और पास्ट की चीजों को सोचते हुए अपने मन में कहता है कि वो मेरे नेक के पीछे नहीं था, शुरुआत से ही वो मेरे हाथ के पीछे जा रहा था। और देखते हैं कि उसके हाथ के ऊपर बहुत सारे कट लगे होते हैं। पार्क संगडो कहता है कि बच्चे, तुमने मेरे हाथ के साथ क्या किया? तो पीटर उसे कहता है कि फ्लेक्सोर, एक्सटेंसर और एब्डक्टर का मसल्स, मेडियन, रेडियन और उल्ना नर्व्स, हर एक लिगामेंट मसल्स जिससे तुम्हें कुछ भी पकड़ने की जरूरत होता है, मैंने उन सभी को काट दिया है। मैंने तुम्हें कभी भी मारने का प्लान नहीं बनाया था। तो ये सब कुछ सुन के पीटर अपने मन में कहता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरे सामने जो लड़का है वो कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा नहीं है, उसने आखिर कितनों को निगला है। और पीटर उस सिल्वर ट्रे को अपने हाथ में मड़ोड़कर ग्लव्स बना लेता है और कहता है कि तुमने पहले इसका मेंशन किया है ना? एक निकल सिल्वर ट्रे कभी भी कास्ट आयरन नाइफ को नहीं काट सकता। इसे खत्म करने के लिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे एक अंडे से एक चट्टान को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
हमारा पीटर उसकी धुलाई करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तब पार्क सांडो छोटा था। तब कुछ बच्चे उसे देखकर कहता है कि हे इसे देखो, ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। तो दूसरा वाला हंसते हुए कहता है कि वो तो पेशाब पी रहा है। तो देखते हैं कि पार्क सांडो को एक पेड़ से लटका दिया होता है और पता नहीं शायद उसने ही सुसु किया होगा या फिर उन लोगों ने उसके ऊपर किया है, लेकिन वो बेचारा बहुत ही बुरी हालत में लगता है। और वो लोग उसके मजा उड़ाते हुए कहता है कि क्या यह यमी है, इसका टेस्ट कैसा है और चाहिए तुम्हें, ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। हमें पार्क साउंडर का वॉइस ओवर सुनाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि ये मेरा बचपन का एक मेमोरी है। हर दिन मैं उन कमीनों को मारने का कल्पना करता था। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि ये मजेदार था ना पार्क साउंडो, चलो फिर मिलते हैं। और पार्क साउंडो का आवाज कहता है कि हालांकि मेरे पास न तो पावर था और ना ही साहस कि मैं उनके विरोध कर सकूं, जब तक कि उस इंसिडेंट ने मुझे पूरी तरह से अवेकन ना कर दिया। और दूसरे सीन में देखते हैं कि दो कुत्ते भौंक रहा होता है और उन कुत्तों को उसी लड़के ने पार्क सांडो को डराने के लिए लाया होता है। तो ये देख के पार्क सांडो डरते हुए कहता है कि हे मेरे मेरे करीब मत आना। तो वो लड़का कहता है कि अगर तुम इन लोगों के खिलाफ जीत जाते हो तो मैं तुम्हें कभी भी बुली नहीं करूंगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और पार्क सांडो का आवाज आता है, वो कहता है कि उस समय मैं मरना चाहता था। बट तभी वो लड़का कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक बेट लगाना चाहते हो। और ये बात सुनते ही पार्क संगडो जैसे मानो पोजेस हो गया हो। और पार्क संगडो कहता है कि उस सेंटेंस ने मेरे दिल को झंझोड़ दिया। मैं घिरा हुआ था लेकिन मेरा पैर अचानक अपने आप चलने लगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। और देखते ही कि पार्क संगडो पागलों की तरह उन कुत्तों को पार करके उस लड़के के मुंह पे जोर से हाथ रख के उसे नीचे गिरा देता है। और साथ ही उसका आवाज कहता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैंने एक बात सीखा कि मेरे जान के बाजी लगाना मुझे और भी ज्यादा स्ट्रोंगर बनाता है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, एड्रेनालाइन, हर बार जब मैंने अपना जान का बाजी लगाया तो मुझे पावर का सुखद महसूस हुआ। बेट्स मेरा ड्रग था और मैं हमेशा उन बेट्स को जीतता था और मैं सबसे ताकतवर था। और प्रेजेंट में पीटर उस ट्रे को अपने हाथ में जो ग्लव्स बना लिया होता है उससे पार्क सांडो के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है और अपने मन में कहता है कि ऐसा होने का कोई रास्ता ही नहीं है। और उस पंच की वजह से पीटर के हाथ से वो ग्लव्स भी उतर जाता है। और ये देखे योना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी पीटर फिर से उसके तरफ आने लगता है। ये देखे पार्क सांडो चिल्ला के कहता है कि मेरे करीब भी मत आना तुम कमीने। और वो अपने हाथों में एक बॉम्ब को ले लेता है और कहता है कि अपने घुटने टेको तुम कमीने बास्टर्ड, वरना मैं सभी को उड़ा दूंगा। और उसके पीछे वो सारे सूटकेस होते हैं जिसके अंदर बच्चे होते हैं। तो ये देखे पीटर रुक जाता है और पार्क सांडो चिल्ला के कहता है कि क्या तुम जानते हो कि इन सूटकेस के अंदर क्या है। यहाँ पर वो सारे बच्चे हैं जिन लोगों को तुम ढूंढ रहे हो और प्रेसिडेंट चोई योनचंग का बेटा भी उनमें से एक है। और ये सुन के यूना हैरानी से अपने मन में कहती है कि इस पागल कमीने ने उन लोगों को सूटकेस में भर दिया है। नहीं, अगर ये बम फट गया तो हम सभी मर जाएंगे। और पीटर चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा होता है और पार्क सांडो चिल्ला के कहता है कि क्या तुमने छत पर गैस पाइप देखा है, अगर फट गया तो हम सभी मरेंगे। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने घुटने टेको। बट तभी पीटर बड़ी तेजी से आके उसके हाथों से उसके बॉम्ब को लेकर उसके मुंह पे भर देता है और कहता है कि अगर तुम ये कर सकते हो तो करो। और पीटर को इतने तेजी से देखकर पार्क सांडो हैरानी से सोचता है कि कब यहाँ पर आया। और पीटर उसके बॉम्ब के पिन को भी हटा देता है और कहता है कि अगर तुमने पहले कभी ग्रेनाइड का यूज किया है तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने बस पिन को खींचा है, इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद रखो। और पीटर उसके पिन को अपने मुंह में बहुत ही स्टाइल से पकड़ के अपने पंच बना के कहता है कि इसे ही तुम धमकी कहते हो है ना। और वो पार्क सांडो की रिब्स पर एक जोरदार मुक्का मारता है। तो पार्क सांडो अपने मन में कहता है कि ये कमीना, लेकिन वो अपने मुंह से बम को नहीं फेंकता है और नहीं अपने मुंह को खोलता है, क्योंकि उसे भी अपना जान का परवाह होता है। और पीटर उसे कुत्तों की तरह धो रहा होता है, जैसे धोबी वाले कपड़ों को धोता है। और बेचारा पार्क सांडो नीचे गिरा पड़ा हुआ बस रो रहा होता है, क्योंकि वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो पीटर उसे कहता है कि चलो मैंने देख लिया कि तुमने बहुत ही अच्छी तरह से मार खाया है। और उस पिन को दोबारा उस बॉम्ब में लगा देता है और कहता है कि मैंने इस पिन को वापस लगा दिया है, इसलिए रोना बंद करो और उठो, क्योंकि मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी पार्क सांडो तुरंत उठ जाता है और कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता। तो उसे दोबारा उठते देखकर यूना चिल्ला के कहती है कि रुको। और वो अपने मन में कहती है कि नहीं, वो फिर से क्या प्लानिंग बना रहा है। और इधर पार्क सांडो रोते हुए अपने हाथ जोड़कर कहता है कि क्या हम इसे सिर्फ ड्रॉ कह सकते हैं। और उसे इस हाल में सच में काफी फनी दिख रहा है वो।
और यूना तो काफी तो शॉक्ड हो जाते हैं उसे इस तरह से देखकर। और इधर पार्क संडो चिल्ला के कहता है कि मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मैंने तुम लोगों से लड़ाई ही नहीं किया है, और बच्चों को, मैं उन सभी बच्चों को भी रिलीज कर दूंगा, इसलिए प्लीज प्लीज। तभी वहां पर हमारा टीचर आ जाता है और चिल्ला के कहता है कि गाइस तुम लोग कहाँ पर हो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और उसे देखकर पार्क संडो कहता है कि ओह गावन की सन भाई। पार्क संडो को इस हाल में देखकर तो टीचर का आँख खुला का खुला रह जाता है और अपने मन में कहता है कि पार्क संडो, क्या ये सच में वही पार्क संडो है जिसे मैं जानता हूँ। और पार्क संडो रोते हुए घिसटते हुए उसके पैर के पास आता है और रोते हुए कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे बख्श दे। तो पीटर हमारा जे और ह्योन को भी लेके आता है और कहता है कि इंस्ट्रक्टर आप यहाँ पर। तो टीचर उन लोगों को देखकर कहता है कि तुम लोग। सीन यहीं पर कट हो जाता है जहाँ पर उन लोगों ने सारे बच्चों को रेस्क्यू कर लिया होता है। टीचर का वॉइस सुनाया जाता है जहाँ पर टीचर कहता है कि और इस तरह वो इंसिडेंट खत्म हो गया। प्रेसिडेंट चॉय यून चंग के बेटे को भी सेफली रेस्क्यू कर लिया गया दूसरे किडनैप्ड बच्चों के साथ। और पार्क सांडो को देखते हैं कि एक बैग में पैक कर रहा होता है और सब लोग उसे देखकर कहता है कि वाह, क्या ये सच में वही पर्सन पार्क सांडो है। और पार्क सांडो तो अभी भी रोते हुए कहता है कि इसे ड्रॉ कहो, प्लीज इसे ड्रॉ कहो। तो वो लोग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम कंपनी से भाग गए थे और 13 साल तुम्हारा पीछा कर रहे टीम से बच रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इनफेमस रुमाल के अलावा और कुछ भी नहीं है। पार्क सांडो अभी भी कह रहा है कि प्लीज इसे ड्रॉ कहो। तो टीचर का आवाज सुनाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि और पार्क सांडो को ग्लोरी के हेडक्वार्टर में ले जाया गया। आज वो नाइटमेयर जिसने एक किलर के रूप में मेरे लाइफ को खत्म कर दिया वो खत्म हो गया, लेकिन मुझे अभी भी ये इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। और देखते हैं कि जे और ह्योन एकदम हीरो की तरह लग रहा होता है, मतलब वो खुद को हीरो समझ रहा है। तो ह्योन से कहता है कि मुझे उस समय सच में ऐसा महसूस हुआ था कि हमारा टीम वर्क वास्तव में काम कर गया। तो जे भी हंसते हुए कहता है कि ओह माय ह्योन, क्या तुमने भी ऐसा ही महसूस किया। और उन लोगों को देखकर टीचर अपने मन में कहता है कि क्या उन बच्चों ने इसे हैंडल किया, बहुत से सवाल है। और पीटर यूना को कहता है कि अपने आप को कंबल से अच्छी तरह से ढक लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो टीचर पीटर को देखकर अपने मन में कहता है कि लेकिन जबकि उसने कहा है कि वो नहीं था, इसलिए मेरे पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि ह्योन के हाथ में उसका किलर आईडी होता है और वो उसे देखकर कहता है कि फाइनली हम ऑफिशियली किलर बन गए, तो ये सच में वही है। और फिर वो गुस्से में चिल्ला के कहता है कि हमें रैंक ए मिलना चाहिए था, हमने एक परस्यूट एस रैंक के किलर को पकड़ा है। तो यूना उसे कहती है कि ये बहुत ही शर्मनाक है, इसलिए थोड़ा शांत रहो। तो ह्योन अभी भी चिल्ला के कहता है कि फिर भी हमें रैंक डी मिला और वो लोग लिफ्ट में होते हैं जो नीचे जा रहा होता है लिफ्ट। तो वो कहता है कि लेकिन हमें यहाँ पर आने के लिए क्यों कहा, ये कितना नीचे तक जाएगा, हम मरने वाले तो नहीं है ना। तभी दरवाजा ओपन होता है और सामने देखकर यूना हैरानी से कहती है कि नो वे। और पीटर भी थोड़ा हैरान दिख रहा होता है और देखती है कि सामने दो हट्टे कट्टे एकदम लेडी रहती है जो मतलब किसी लड़के से कम नहीं लग रहा होता है। और वो लोग उन दोनों को देखकर कहते हैं कि यहीं पर हमारा मौत होगा। तो ह्योन घबरा के जल्दी जल्दी से फिर से बटन को दबाने लगता है और कहता है कि लगता है कि हम गलत फ्लोर में आ गए हैं, दरवाजा जल्दी बंद हो बंद हो। अजूसी नहीं है, नहीं नूना, वैसे जो भी हो सॉरी, हम अगली बार आएंगे। बट तभी उन दोनों लड़कियों के बीच में से एक खूबसूरत लड़की आती है और कहती है कि वेलकम, हम लोग आप लोगों के ही इंतजार कर रहे थे। और उसे देखकर जे और ह्योन दोनों ही ब्लश करने लगता है और जे फिर से बटन दबाते हुए कहता है कि खुल जाओ, ये तो एक इत्तेफाक है, हाँ हम वही लोग हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे। तो वो लड़की कहती है कि मुझे फॉलो करें, मैं आप लोगों को रास्ता दिखाती हूँ। हमारा प्रेसिडेंट आप सभी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, जबकि आप यंग मास्टर योंगुल देहा ग्रुप के बेटे और बारिश को बचाया था। हमें प्रेसिडेंट से आप सभी का अच्छे से ख्याल रखने का ऑर्डर मिला है। और देखते हैं कि एक टेबल में बहुत सारा खाना होता है और ये देख के जे और ह्योन चिल्ला के कहता है कि मेरा टमी तो एक्सप्लोड हो जाएगा। फिर उन लोगों के लिए ड्रेस बनाया जाता है जहाँ पर हमारा पीटर तो ऑफकोर्स हैंडसम है और भी लग रहा है और लियोना भी काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है। तो इन कपड़ों को देखकर वो लोग कहता है कि हाई क्वालिटी का ये सूट्स ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। और जे और ह्योन बात करने लगता है, उनमें से एक कहता है कि क्या तुम पूछ रहे हो कि क्या मैं प्रेसिडेंट को जानता हूँ। खैर उन्होंने खाना और कपड़ा खरीदा है, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था, लेकिन अब वो क्या करने जा रहा है मेरा दिल तो बहुत ही जोर से धड़क रहा है। तभी वो लेडी एक दरवाजे को खोलते हुए कहती है कि मैंने सोचा था कि आप लोग इस बारे में क्यूरियस होंगे, आज का मेन इवेंट यहाँ पर है। और वो दरवाजा खोलता है
तो वहां पर देखकर तो जे और ह्योन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, वो भी हैरानी से। और देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा, बल्कि बहुत ही सारा गन मतलब वेपन्स रखा हुआ है। और इतने सारे वेपन्स को देखकर वो लोग कहते हैं कि वाओ, मतलब ये कोई वेपन का बाजार हो जैसा मन है, हर तरफ बस वेपन। और वो लेडी उन लोगों को कहती है कि देहा ग्रुप एक ऐसा एंटरप्राइज है जिसके पास दुनिया के सबसे अच्छे वेपन्स है, और हम कॉम्बैट के सभी एक्सपेक्ट में ग्लोरी किलर्स को सपोर्टिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑफिशियली किलर बनने के लिए आप सभी को बधाई देने के लिए प्रेसिडेंट से हमें ऑर्डर ऑर्डर दिया गया है कि आप जितना चाहे उतना चीजें ले सकते हैं। तो जे ह्योन को कहता है कि हम कब बंदूक से लड़ने लगे है ना जे। तो जे कहता है कि ऑफ कोर्स ह्योन, लेकिन दूसरे सीन में देखते हैं कि उन लोगों ने तो भर भर के एकदम बंदूकें लिया होता है जहां हो सके वहां पर, और कहता है कि इससे हमारा चल जाएगा। तो उन्हें इस तरह से देखकर वो लेडी कहती है कि मैं उन्हें आप तक डिलीवर कर दूंगी। यूना एक नाइफ की सेट को देखकर कहती है कि यहाँ सिर्फ डमास्कस नाइफ्स ही नहीं है, बल्कि एस-30 भी स्टील से बना नाइफ भी है। क्या वो हमें ये सब फ्री में देने को तैयार है? तो फिर मैं एक लूंगी। पर तभी वो अपने हाथ को आगे बढ़ने से रोक लेता है और अपने मन में कहती है कि नहीं, मैं उस दिन कुछ भी नहीं कर सकी, मुझे इसे लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। फिर देखती है कि वो लड़ी पीटर के पास आती है और कहती है कि क्या आपका नजर किसी चीज पे पड़ी है किम सोंगुनिम? और वो अपने मन में कहती है कि मुझे हैरानी है कि इस स्टूडेंट ने क्या चुना। तो पीटर एक पेन को दिखा के कहता है कि मुझे बस यही चाहिए। और वो अपने मन में कहता है कि इन सभी वेपन्स को मैंने पहले ही यूज कर लिया है। ये देख के वो लड़की भी अपने मन में कहती है कि एक साधारण सा फाउंटेन पेन, क्या उसे उस एज में नहीं होना चाहिए जहाँ पर वो लालची हो? बट तभी उसकी फोन पे कुछ मैसेज आता है और वो सुन के कहती है कि ठीक है प्रेसिडेंट, मैं समझ गई। फिर सबका सब कुछ लेना हो जाता है और वो लड़की कहती है कि हम आपको प्रेसिडेंट के रूम तक ले जाएंगे। ये सुन के जे और ह्योन अपने बड़ाई करते हुए कहता है कि अरे वो हमें यहाँ वहाँ क्यों घुमा रहा है, ठीक है हमें चलना चाहिए, चलो चले। बट तभी उनके ख्याली पुलाव पे पानी फेरते हुए वो लड़की कहती है कि नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ किम सोंगुनिम को ही अपने साथ ले जाने को कहा है। ये सुन के पीटर हैरानी से कहता है कि क्या मैं? और जे और ह्योन कहता है कि रुको एक सेकंड रुको प्रेसिडेंट, हमने आपके लिए इतना कुछ किया है, लेकिन आप हमें ऐसा ट्रीट कैसे कर रहे हैं? फिर हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और उसके अंदर वो लड़की और हमारा पीटर होता है। तो वो लड़की हमारा पीटर को कहती है कि फाउंटेन पेन एक मुश्किल चॉइस था, है ना? तो पीटर कहता है कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसे मैं पास्ट में यूज करना पसंद करता था। तो वो लड़की कहती है कि ये मॉडल 40 साल पहले ही आया था और जल्द ही बंद कर दिया गया। तो ये सुन के पीटर के पास कोई जवाब नहीं रहता, इसलिए वो कहता है कि ये मुझे मेरे ग्रैंडफादर से मिला है। ये सुन के वो लड़की कहती है कि ओह। पीटर कहता है कि लेकिन मैं ऑर्फनेज से नहीं हूँ, तो फिर प्रेसिडेंट चॉय योनचेल मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तो वो लड़की कहती है कि कौन जानता है, प्लीज आप उनसे ही खुद पूछ लेना। तो पीटर कहता है कि शुक्रिया आपका। और फिर वो लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। तो वो लोग प्रेसिडेंट के सामने होते हैं और वो लड़की कहती है कि प्रेसिडेंट, जैसा कि आपने कहा था मैं किम सोंगू लिम को लेकर आए हो। तो प्रेसिडेंट कहता है कि गुड जॉब, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है सर। फिर प्रेसिडेंट पीटर को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, वेलकम स्टूडेंट किम सोंगू। और वैसे ये प्रेसिडेंट सच में काफी हैंडसम है, हालांकि ये बूढ़ा हो गया है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम चोई योन चेंग है, और ये देहा ग्रुप जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट मिलिट्री एंटरप्राइज उसका प्रेसिडेंट है। तो वो अपनी टेबल पर टेक लगा के बैठा होता है और कहता है कि क्या तुमने मील को एंजॉय किया? तो पीटर कहता है कि हाँ आपका शुक्रिया। फिर पूछता है कि कपड़ा कैसा था? तो पीटर कहता है कि वह भी अच्छी तरह से फिट बैठा था। आपने मुझे आपके पास लाने के लिए क्यों कहा? तो प्रेसिडेंट हंसते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बस तुमसे मिलना चाहता था, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है, इसलिए इतना स्टीफ होने का कोई जरूरत नहीं है। और वो पीटर के करीब आके कहता है कि नहीं, वास्तव में तुम्हें यहाँ पर बुलाने का एक रीजन है स्टूडेंट किम सोंगू। और वो उसके करीब आके कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। अब स्टूडेंट किम सोंगू, किसी तरह तुम बिल्कुल पीटर के जैसे दिखते हो। और ये सुन के पीटर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो मिस्टर चोई स्माइल करने लगता है और यहीं पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 24 दिसंबर 1978 नामसान का सीन होता है, जहाँ पर एक आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा होता है। और वहाँ पर जो आदमी उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है उसे वो चिल्ला के कहता है कि कमीने बास्टर्ड, ताओ अभी चोई योंगचंग कहाँ पर है? तो दूसरा वाला आदमी कहता है कि इस कमीने का होठ बहुत ही भारी है, कुछ बताने का नाम ही नहीं लेता।
और वो जो आदमी जिसको टॉर्चर किया जा रहा होता है बस हंसने लगता है और वो रसियन लैंग्वेज में कहता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा है, सिर्फ एक ही तरीका है जिससे तुम उस बच्चे को बचा सकते हो। जो मिसाइल कोरिया और यूएस वाले बना रहे हैं उसे हम सोवियत यूनियन वालों को सौंप दो। अगर तुम लोगों ने इसे रिफ्यूज किया तो देहा ग्रुप के बेटे का जान खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ पर चोई योंगचंग को किडनैप कर लिया गया है। और ये सुन के उसका फादर जो कांच की दूसरी तरफ होता है वो तो मतलब उसकी हालत ही खराब हो जाता है ये सुन के। और उसका जो मैनेजर या फिर कुछ होगा वो साइड से कहता है कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्लीज शांत हो जाइए। हिज एक्सीलेंसी ने यूनाइटेड स्टेट से रिक्वेस्ट किया है मॉस्को डेल्टा फोर्स के साथ सबसे एलाइड ट्रूप्स को भेजा जाए। और जो तीसरा वाला वहां पर आदमी बैठा होता है वो फोन पे बात कर रहा होता है। उससे आवाज आता है क्या हम उसे डेफिनेटली बचा लेंगे। और तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है तो वो आदमी हैरानी से कहता है कि सेक्शन चीफ इसके बारे में। और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ट्रेन जा रहा होता है और उसके ऊपर एक आदमी बंदूक लेके बैठा होता है और वो एक ऊपर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाता है और इसी के साथ उसके ऊपर शूट करके उसे ब्लास्ट कर देता है और साथ ही कहता है कि डेल्टा फोर्स एलिमिनेट हो गया है। तो ये सुन के चो येन चंग का फादर काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो कहता है कि सेक्शन चीफ चलो चलते हैं। ये सुन के वो सेक्शन चीफ कहता है कि प्रेसिडेंट क्या आप सच में वहाँ उस जगह जाना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ ऑनर चर्च, और यही ऑनर चर्च पे ही यहाँ पर किलर्स को बनाया जाता है। तो प्रेसिडेंट यानी चो येन चंग का फादर चर्च पे जाके चिल्ला चिल्ला के कहता है कि फादर फादर ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, प्लीज दरवाजा खोले। और वो दरवाजे पे बहुत जोर जोर से मतलब खटखटा रहा होता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये मैं हूँ चोई देहा। तो दरवाजे की उस तरफ से फादर का आवाज आता है शांत हो जाओ ब्रदर, आप इतना देर से कन्फेस करने क्यों आए हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि मेरा बेटा चो येन चंग उसे रसियन वालों ने किडनैप कर लिया है। आप हमारे देहा ग्रुप से सपोर्ट चाहते थे, मैं वो दूंगा, मैं आपको कुछ भी दूंगा जितना आपको चाहिए। 10 साल तक नहीं नहीं बल्कि 100 सालों तक आपको सपोर्ट करूंगा। जिन 12 डिसाइपल को आप लोग बड़ा कर रहे हैं प्लीज उनमें से सबसे बेस्ट को भेजें। तो ये सुन के फादर कहता है कि मुझे समझ नहीं आया कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये सुन के प्रेसिडेंट हैरानी से कहता है कि क्या, मैं कह रहा हूँ कि मेरे बेटे को किडनैप कर लिया गया है, प्लीज प्लीज हेल्प करें। तो फादर यहाँ पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता लेकिन वो कहता है कि चिंता मत करें क्योंकि सब कुछ गॉड्स के प्लान के मुताबिक होगा, आपको बस दुआ करने की जरूरत है। ये सुन के प्रेसिडेंट कहता है कि क्या मुझे सिर्फ दुआ से ज्यादा की जरूरत है, इस सिचुएशन में आप मुझे दुआ करने के लिए कैसे कह सकते हैं। तो फादर कहता है कि गॉड का मिसाइल ऑलरेडी मॉस्को पे आ गया है। और हमें पीटर का सीन दिखाया जाता है जब वो बहुत ही ज्यादा यंग था और वो एक बाइक लेके बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मारता है। तो ये सुन के प्रेसिडेंट कहता है कि लेकिन क्या ये ठीक रहेगा फादर, वहाँ पहले पहुंचने वाले 3 स्पेशल फोर्सेस डिविजन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, भले ही वो एक डिसाइपल हो लेकिन वो अकेला क्या ही कर सकता है। तो फादर कहता है कि वो सब कर सकता है, यह तक कि अगर वो अकेला हो तो भी वो काफी है क्योंकि मेरा सॉन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इधर पीटर उस ट्रेन पे चढ़ गया होता है तो उसे देखकर सब लोग कहता है कि क्या वो यहाँ पर कैसा आया, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या वो अकेला आया है। तो ये सुन के पीटर भी रसियन लैंग्वेज में कहता है कि दैट्स राइट। ये सुन के वो आदमी कहता है कि क्या, बट तभी पीटर उसके सर पे गोली मारता है। ये देख के उसके बाकी पीछे वाले सभी लोग पीटर के ऊपर गोली चलाने लगता है। तो पीटर भी बड़ी तेजी से उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो सब लोग तो हमारे पीटर के सामने बिल्कुल मक्खी जैसा होता है। पीटर उन सभी के बीच में से उन्हें शूट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और आखिरी वाले बंदे को मारते हुए कहता है कि मैंने कहा ये सही है, तुम लोगों के सर के नंबर्स मेरे बुलेट के नंबर से मैच खाता है। और पीटर ने वहां पर सभी को मार दिया होता है लेकिन बस वहां पर एक आदमी बचा होता है। वो चिल्ला के कहता है कि अपने गन को नीचे गिराओ, और उसने छोटा चोई योनचंग के सर पे गन तान के रखा होता है और चिल्ला के कहता है कि अगर तुम अपने यंग मास्टर के सिर पे छेद नहीं चाहते तो अभी अपने गन को नीचे गिराओ। हाँ मैंने तुम्हारे बारे में पहले भी सुना था, वो मॉन्स्टर जो उन जगहों पे जिंदा रहने वाला एकमात्र प्राणी है जहाँ वो एंटर करते हैं। मैंने सुना था कि तुम एशियन हो लेकिन तुम तो मेरे सोच से भी ज्यादा यंगर हो। ये तुम ही हो है ना डिसाइपल पीटर। और पीटर ने अपनी गन को नीचे गिरा दिया होता है और अपने हाथों को ऊपर उठा रखा होता है। तो पीटर कोरियन लैंग्वेज में चो येन चंग को कहता है कि हे चो येन चंग। ये सुन के चोई हैरानी से सोचता है कि क्या एक कोरियन। और पीटर चोई को कहता है कि मेरे 3 तक गिनने के बाद तुम झुक जाना। तो चोई सोचता है कि क्या, तभी पीटर अपने हाथ को उठा के कहता है कि 1
और वो आदमी तो कोरियन लैंग्वेज समझ नहीं पाता क्योंकि वो रसियन बोलता है, इसलिए वो रसियन में ही कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, रसियन में बोलो। और पीटर अपनी उंगलियों को नीचे झुकाते हुए कहता है कि 2। तो वो आदमी कहता है कि अपने बकवास बंद करो और अपने घुटने टेको, यू सन ऑफ बिच। तभी पीटर कहता है कि 3 और देखती है कि उसकी उंगलियों के बीच में एक कॉइन होता है। और वो आदमी चिल्ला के कहता है कि मैं इस बदमाश बच्चे को मार डालूंगा अगर तुमने। बट तभी उसके और कुछ कहने से पहले ही हमारा पीटर उस कॉइन को इतनी जोर से फेंकता है कि वो सीधे उस आदमी के फोरहेड पे लगता है। और तभी टाइम रहते ही चो यंग चंग नीचे झुक जाता है और पीटर कहता है कि ओह सॉरी, अब मैं रसियन में बोलता हूँ। गुड बाय केजीबी के फर्स्ट चीफ डायरेक्टर लेफ्टिनेंट मेजर एवगेनी अंद्रेबेन। तो चोई पीटर को कहता है कि आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। हेयुन, आप कोरियन हैं, है ना? आपका शुक्रिया, मैं आपकी काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं आपको रिपे करूंगा। और पीटर अपने सिगरेट फूंक रहा होता है और अपनी टोपी को चोई के सर पर रख के कहता है कि हे चोई यंचंग, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर देहा ग्रुप के फ्यूचर को बचाने के लिए आया हूँ। अगर तुम समझ गए तो उठ जाओ, घर वापस जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता पड़ा है। और पीटर आगे बढ़ जाता है तो चोई भी उसके पीछे पीछे भागते हुए जाता है और अपने मन में कहता है कि वो तो बहुत ही कूल है। और प्रेजेंट में प्रेसिडेंट चोई ये सब कुछ हमारे पीटर को सुना रहा होता है। तुम्हारे वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ, 40 साल बाद भी मैं अपने हीरो का फेस कैसे भूल सकता हूँ। पर किम सोंग हूँ, मैं सही हूँ, है ना पीटर? और ये सुन के ही पीटर के पसीने छूटने लगता है। पर तभी मिस्टर चोई कहता है कि पीटर तुम्हारा ग्रैंडपा होगा, है ना? तुम सच में उनके यंग एज जैसे दिखते हो। हालांकि मुझे पता नहीं था कि उनका कोई रिश्तेदार भी था। और ये सुन के तो पीटर थोड़ा हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि काफी समय हो गया है जब किसी ने मुझे इतना डराया हो। हालांकि वो कमजोर लड़का बड़ा होकर अब एक डैशिंग मैन बन गया है। तो प्रेसिडेंट चोई, वैसे मैं आपसे इसे प्रेसिडेंट चोई ही कहूंगी। तो प्रेसिडेंट चोई पीटर को सामने की तरफ ले जाते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम वेपनरी से सिर्फ एक पेन को चॉइस किया है, तुमने और ज्यादा कुछ क्यों नहीं लिया? तो पीटर कहता है कि मैं बस इसी चीज से खुश हूँ सर। तो मिस्टर चोई कहता है कि खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके पोते को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। ये एक छोटा सा गिफ्ट है बस, प्लीज तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। बहुत समय पहले तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे बचाने के लिए इसी सिमिलर मॉडल को यूज किया था। ये देह ग्रुप का टेक्निकल का पीक है। और देखती है कि वही लड़की वहाँ पर सामने एक बाइक को लेकर खड़ी होती है। और इधर मिस्टर चोई कहता है कि ये एसटी पीटर्स V4 है। वैसे इस बाइक का नाम भी उसने पीटर के नाम से ही रखा है। और इस बाइक के बारे में बताते हुए कहता है कि ये देहा द्वारा डेवलप किया गया एक स्ट्रॉन्ग इंजन के साथ ये 527.21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में सक्षम है, जो दुनिया के अनऑफिशियल फास्टर स्पीड है। और इसके स्टिलेथ फंक्शन के साथ जो सभी सिग्नल्स को इंटरप्ट कर सकता है। तुम्हारा मिशन के दौरान जीपीएस और सीसीटीवी के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उस बाइक को देखकर यूना काफी हैरानी से कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है। और पीटर मिस्टर चोई को कहता है कि आपको सच में इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो यूना को इस तरह से बाइक को टच करते हुए देखकर ह्यूंग कहता है कि इतना एक्साइटेड होना बंद करो। तो जेबी कहता है कि तुम ऑब्वियस कर रहे हो कि तुम एक बच्ची हो। और दूसरे ही पल में देखते हैं कि उन दोनों ने फिर से बहुत सारे वेपन को ले लिया होता है। और उस लड़की को कहती है कि नूना, क्या हम इसे एक्सचेंज कर सकते हैं? तो नूना कहती है कि नहीं। फिर पीटर यूना की तरफ एक हेलमेट को फेंक के कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और इसके ऊपर आ जाओ। तो यूना हैरानी से कहती है कि हाँ हाँ ठीक है। तभी जे कहते हैं कि हे, हमें ड्राइविंग मुझे ही करना चाहिए। तो ह्यूंग कहता है कि ब्रो, क्या तुम सच में ये करने वाले हो? बट तभी पीटर की फोन पे टीचर का फोन आने लगता है। तो पीटर फोन को पिक करके कहता है कि हेलो टीचर। तो टीचर कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, क्या तुम लोगों ने मजा किया? ग्लोरी के लोग तुम लोगों को देखना चाहते हैं। तो ये सुन के पीटर अपने मन में कहता है कि एक किलर गैदरिंग। और टीचर कहता है कि वेल वो लोग क्यूरियस है क्योंकि तुम सभी स्पेशल एम्प्लॉयड हो जो पिछले 4 सालों में नहीं हुआ। जाओ और उन्हें अपना गर्म जवान खून दिखाओ। तो ये सुन के ह्यूंग कहता है कि हमारा गर्म जवान खून। और जे कहता है कि वेल ये सही है। और दूसरे ही सीन में देखते हैं कि वो दोनों वो छोटा वाला स्कूटी होते हैं ना, उसमें जा रहे होते हैं। और दोनों ही कहता है कि हमारे पास गर्म जवान खून है। और हमारा पीटर और यूना दोनों ही बाइक पे जा रहे होते हैं। तो यूना कहता है कि किम सोंगू स्पीड बढ़ाओ। तो पीटर कहता है कि तो वो लोग पीछे रह जाएगा। ये सुन के यूना कहती है कि एग्जैक्टली, चलो उनसे दूर चले जाए।
और इधर टीचर उन लोगों की बातें सुन के कहता है कि जाओ और उन्हें बताओ कि मॉन्स्टर न्यू बॉय यहाँ है। और वो चारों ही ऑनर चर्च के सामने खड़े होते हैं। इसका नाम होता है हबजेयोंग ऑनर चर्च, जो हान रिवर की वेस्ट में ग्लोरी क्लब का एक ब्रांच होता है। तो जे अपने बालों को बनाते हुए कहता है कि पॉपुलर होना बहुत ही थकाने वाला है। ये सुन के ह्यून भी अपने टाई को ठीक करने लगता है और कहता है कि वेल, मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। वो हमारे बारे में क्यूरियस है क्योंकि माना जाता है कि हम एस रैंक वाले हैं। और पीटर यूना को पूछता है कि मिस यूना, क्या तुम रेडी हो? अपने मन में कहता है कि वेल, क्या ये ठीक है? वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। कहता है कि चलो तो फिर अंदर चलते हैं। और वो लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, यूना तो देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि वाओ। और अपने मन में कहती है कि क्या यही वो जगह है जहाँ पर रिविलेशन रिसीव होता है? तो देखते हैं कि ये जगह भी नॉर्मल चर्च के जैसा ही होता है, जहाँ पर सब लोग बैठ के प्रेयर कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि रिविलेशन ग्लोरी क्लर को मिलने वाले मिशन उनके इंडिविजुअल रैंक पर बेस होता है। दूसरे शब्दों में उन्हें रिवेलेशन रिसीव होता है। और प्रे होने के बाद फादर खड़े होते हैं और उनके दो चमचे भी उसके पास खड़े होते हैं। तो एक चमचा कहता है कि क्राइस्ट के आशीर्वाद लो। तो लाइन में लगने वाले आदमी कहते हैं कि आमीन। और फादर उन लोगों को एक कॉइन देता है जिसके पीछे लिखा होता है कि बी रैंक का मिशन, यानी उस आदमी को बी रैंक का मिशन दिया जा रहा होता है। और वो फादर कहता है कि मैं तुम्हें शुभकामना देता हूँ ब्रदर। और ये सब देख के यूना और पीटर दोनों ही एक ही बात सोच रहा होता है। रियल किलर्स और लो रैंकिंग किलर्स अपने मिशन को ऐसे ही लेते हैं। तो ह्यून और जे को भी अपने अपना कॉइन मिल जाता है। तो ह्यून जे को कहता है कि ह्यून, तुम्हें क्या मिशन मिला है? तो ह्यून अपने कॉइन को देखते हुए हंसते हुए कहता है कि ये शायद एस रैंक की प्रमोशन सेरेमनी में भाग लेने का एक मिशन है। बट वो दोनों ही देखते हैं कि उनके कॉइन के पीछे फाइट लिखा होता है। ये देख के जे और ह्यून हैरानी से कहता है कि क्या इसका मतलब क्या है? तभी फादर मुस्कुरा के उनके पास आके कहता है कि तो ये तुम लोगों का पहली बार है, हम न्यू कॉमर्स को मिशन नहीं देते। तो ये सुन के जे हंसते हुए कहता है कि अजूसी, क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं? वो कह रहा है कि हम न्यू कॉमर्स है और वो हंसने लगता है। तो ह्यूंग भी हंसते हुए कहता है कि अगर वो जानता कि हम लोग कौन हैं तो वो ऐसा नहीं कहता। तभी फादर उनके पास एक प्याला आगे करता है और कहता है कि इसके बजाय हम तुम्हें स्पेशली डिलीशियस होली ब्लड देते हैं। तो उस ग्लास को देखकर जे कहता है कि ह्यूंग, ये काफी अच्छा स्मेल कर रहा है। तो ह्यूंग भी हंसते हुए कहता है कि ये आदमी मेरे गुड बुक्स में रहना चाहता है। पर दूसरे ही सीन में देखते हैं कि उस फादर ने उस पूरे वाइन को ह्यून के सर पे ढाल दिया होता है और कहता है कि ये कैसा है, क्या ये अच्छा है? और जो फादर थोड़ी देर पहले एंजल जैसा दिख रहा था, अभी वो डेविल की तरह हंसते हुए कहता है कि हम तुम रास्कल्स का ही इंतजार कर रहे थे, तुम फकिंग डी रैंक का बास्टर्ड्स। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।